प्रश्न हुरैंसोवस। आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका के चरित्र पर विचार कीजिए। उत्तर 1। आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका का चरित्र अत्यंत संवेदनशील, त्यागमयी और गहरे मानवीय गुणों से युक्त है। वो नाटक की भावनात्मक केंद्र बिंदु है। 2। मल्लिका प्रकृति से जुड़ी हुई सरल और स्वाभाविक युवती है, जिसके भीतर प्रेम, समर्पण और आत्मीयता की गहरी भावना है। उसका व्यक्तित्व कृत्रिमता से दूर है। 3। कालिदास के प्रति उसका प्रेम निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। वो प्रेम को अधिकार नहीं, साधना मानती है। 4। मल्लिका कालिदास की प्रतिभा को पहचानती है और उसके विकास में बाधा नहीं बनती, बल्कि उसे उज्जयिनी जाने के लिए प्रेरित करती है। वो त्याग और प्रेरणा की प्रतिमूर्ति बन जाती है। 5। उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसका मौन संघर्ष और आंतरिक वेदना है। वो पीड़ा को भी गरिमा के साथ सहन करती है। 6। आधुनिक दृष्टि से मल्लिका केवल पारंपरिक त्यागमयी नारी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और संवेदनशीलता से भरा व्यक्तित्व है। वो परिस्थितियों के सामने टूटती नहीं, बल्कि उन्हें सहती और समझती है। 7। कालिदास के लौटने पर भी वो अतीत में लौटने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि जीवन की वास्तविकता और समय के परिवर्तन को वो स्वीकार कर चुकी होती है। उसमें गहरी जीवन दृष्टि दिखाई देती है। 8। मल्लिका का चरित्र अस्तित्वगत अकेलेपन और अधूरे प्रेम की त्रासदी को व्यक्त करता है। वो आधुनिक संवेदनशील स्त्री का प्रतीक बन जाती है। 9। इस प्रकार मल्लिका का चरित्र प्रेम, त्याग, आत्मसम्मान, वेदना और मानवीय गरिमा का अद्भुत समन्वय है, जो उसे हिंदी नाट्य साहित्य के सबसे प्रभावशाली स्त्री पात्रों में स्थान दिलाता है। वो नाटक की आत्मा के रूप में उभरती है। प्रश्न होरेंसो दो सब में विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास क्या है? एक सफल विलोम। इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर 1। आषाढ़ का एक दिन में विलोम और कालिदास दो ऐसे पात्र हैं जो एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक और समानांतर व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं। दोनों आधुनिक मनुष्य के दो रूप हैं। 2। कालिदास प्रतिभाशाली, संवेदनशील और सफल व्यक्ति है, जिसे राजाश्रय, प्रतिष्ठा और यश प्राप्त होता है। वो सफलता का प्रतीक बनता है। 3। इसके विपरीत विलोम में प्रतिभाहीन नहीं, परंतु असफल, उपेक्षित और संघर्षशील व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वो जीवन की विफलता और कटु यथार्थ का प्रतिनिधि है। 4। ये कथन इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि दोनों के भीतर समान इच्छाएं, संवेदनाएं और महत्वाकांक्षाएं मौजूद हैं, पर परिस्थितियां उन्हें अलग दिशा में ले जाती हैं। अंतर केवल सफलता और असफलता का है। 5। विलोम वो बनना चाहता है जो कालिदास बन गया, इसलिए उसे असफल कालिदास कहा गया है। उसमें आकांक्षा है पर उपलब्धि नहीं। 6। दूसरी ओर कालिदास ने जो सफलता प्राप्त की, उसके भीतर भी कहीं न कहीं विलोम जैसी व्यावहारिकता, अवसरवाद और जीवन की विडंबना मौजूद है। सफलता के भीतर समझौते छिपे हैं। 7। विलोम जीवन के कठोर यथार्थ को स्वीकार करता है, जबकि कालिदास संवेदना और महत्वाकांक्षा के बीच उलझा रहता है। दोनों जीवन दृष्टियों का अंतर स्पष्ट है। 8। ये कथन आधुनिक जीवन की उस विडंबना को व्यक्त करता है, जहाँ सफलता और असफलता व्यक्ति ने मूल स्वभाव से अधिक परिस्थितियों और अवसरों पर निर्भर दिखाई देती है। मनुष्य की नियति का द्वंद्व सामने आता है। 9। इस प्रकार विलोम और कालिदास एक ही मानवीय व्यक्तित्व के दो संभावित रूप हैं, एक सफल, दूसरा असफल। इसलिए ये कथन नाटक की गहरी मनोवैज्ञानिक और अस्तित्ववादी दृष्टि को व्यक्त करता है। दोनों पात्र एक दूसरे का प्रतिबिंब बन जाते हैं। प्रश्न हुरैंसोवस। मोहन राकेश चाहते थे कि आषाढ़ का एक दिन के माध्यम से हिंदी की मौलिक रंगमंच परंपरा की स्थापना का प्रयोग करें। इस संदर्भ में उनके कर्तकों को स्पष्ट करते हुए बताइए कि वे इसमें कहाँ तक सफल हो सकें। उत्तर 1। मोहन राकेश आधुनिक हिंदी नाटक को नई दिशा देने वाले प्रमुख नाटककार हैं। उनका उद्देश्य केवल साहित्यिक नाटक लिखना नहीं, बल्कि हिंदी में एक सशक्त और मौलिक रंगमंच परंपरा विकसित करना था। वे नाटक को मंच से जोड़ना चाहते थे। 2। आषाढ़ का एक दिन के माध्यम से उन्होंने पारसी रंगमंच की कृत्रिमता और जयशंकर प्रसाद के अत्यधिक काव्यात्मक नाट्य रूप से अलग एक नया रंगमंचीय स्वरूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वे आधुनिक और जीवंत रंग भाषा की खोज में थे। 3। उनका दृष्टिकोण ये था कि नाटक जीवन सापेक्ष, संवाद प्रधान और मंच योग्य होना चाहिए। नाटक केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, अभिनय की कला है। 4। इस नाटक में सीमित पात्र, सीमित दृश्य, स्वाभाविक संवाद और मनोवैज्ञानिक गहराई के माध्यम से उन्होंने मंचीय सरलता और प्रभावशीलता को महत्व दिया। शिल्प में मंचीय व्यवहारिकता दिखाई देती है। 5। उन्होंने ऐतिहासिक कथा को आधुनिक संवेदना से जोड़कर हिंदी रंगमंच को समकालीन जीवन से संबंधित बनाने का प्रयास किया। इतिहास के माध्यम से वर्तमान की अभिव्यक्ति की गई। 6। संवादों की स्वाभाविकता, मौन का प्रयोग, प्रतीकात्मकता और आंतरिक तनाव, ये सभी तथ्य आधुनिक रंगमंचीय चेतना को व्यक्त करते हैं। नाटक में अभिनय की व्यापक संभावनाएं हैं। 7। मोहन राकेश काफ़ी हद तक अपने उद्देश्य में सफल रहे, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन ने हिंदी रंगमंच को नई गंभीरता, आधुनिकता और मौलिकता प्रदान की। इसने हिंदी नाटक को नया मोड़ दिया। 8। हालांकि कुछ स्थानों पर इसकी साहित्यिकता और दार्शनिक संवाद मंचन को जटिल भी बनाते हैं, फिर भी समग्र रूप में
ये हिंदी के आधुनिक रंगमंच की आधारभूत कृतियों में गिना जाता है। ये प्रयोग सफल और प्रभावशाली सिद्ध हुआ। 9। इस प्रकार मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन के माध्यम से हिंदी में एक मौलिक, आधुनिक और जीवन सापेक्ष रंगमंच परंपरा की स्थापना का महत्वपूर्ण प्रयास किया और उसमें उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। ये आधुनिक हिंदी रंगमंच का मील का पत्थर है। प्रश्न हुरांसो बस्सास, रंगमंच की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन का मूल्यांकन कीजिए तथा इस संदर्भ में भारत दुर्दशा और स्कंदगुप्त से उसकी तुलना कीजिए। उत्तर 1। आषाढ़ का एक दिन आधुनिक हिंदी रंगमंच की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है क्योंकि इसमें साहित्यिकता और रंगमंचीयता का संतुलित समन्वय मिलता है। ये पढ़ने और मंचित होने दोनों दृष्टियों से सफल नाटक है। 2। रंगमंच की दृष्टि से इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका सीमित और नियंत्रित शल्प है। कम पात्र, सीमित दृश्य और केंद्रित कथानक इसे मंचोपयोगी बनाते हैं। 3। संवाद स्वाभाविक, संक्षिप्त और मनोवैज्ञानिक हैं, जिनमें अभिनय प्रश्न 50 और 58, रंगमंच की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन का मूल्यांकन कीजिए तथा इस संदर्भ में भारत दुर्दशा और स्कंदगुप्त से उसकी तुलना कीजिए। उत्तर, आषाढ़ का एक दिन आधुनिक हिंदी रंगमंच की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है क्योंकि इसमें साहित्यिकता और रंगमंचीयता का संतुलित समन्वय मिलता है। ये पढ़ने और मंचित होने दोनों दृष्टियों से सफल नाटक है। रंगमंच की दृष्टि से इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका सीमित और नियंत्रित शिल्प है। कम पात्र, सीमित दृश्य और केंद्रित कथानक इसे मंचोपयोगी बनाते हैं। संवाद स्वाभाविक, संक्षिप्त और मनोवैज्ञानिक हैं, जिनमें अभिनय की व्यापक संभावनाएं निहित हैं। संवाद मंच पर जीवंत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। नाटक में मौन, प्रतीक और आंतरिक तनाव का प्रयोग आधुनिक रंग भाषा को विकसित करता है। ये मंचीय संवेदना का आधुनिक रूप प्रस्तुत करता है। इसके विपरीत भारत दुर्दशा में राष्ट्रीय चेतना और व्यंग्य का प्रभाव तो प्रबल है, पर उसकी रंगमंचीय संरचना अपेक्षाकृत सरल और उपदेशात्मक है। वो जनजागरण का नाटक अधिक है। स्कंदगुप्त अत्यंत साहित्यिक, काव्यात्मक और दार्शनिक नाटक है, जिसमें विशाल कथानक, अनेक पात्र और जटिल दृश्य विन्यास होने के कारण मंचन कठिन हो जाता है। उसकी वाहत्तिकता रंगमंचीयता पर भारी पड़ती है। स्कंदगुप्त में लंबे संवाद और भव्यता मंचीय व्यवहारिकता को सीमित करते हैं, जबकि आषाढ़ का एक दिन में जीवन सापेक्षता और मंचीय सादगी अधिक प्रभावी है। राकेश का नाटक आधुनिक मंच के अधिक निकट है। भारत दुर्दशा से तुलना करें तो आषाढ़ का एक दिन अधिक मनोवैज्ञानिक और कलात्मक है। स्कंदगुप्त से तुलना करें तो ये अधिक संक्षिप्त, मंच सुलभ और स्वाभाविक है। ये आधुनिक रंगमंच की आवश्यकताओं के अनुरूप है। इस प्रकार रंगमंच की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन हिंदी नाटक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसने भारत दुर्दशा की प्रारंभिक रंगचेतना और स्कंदगुप्त की साहित्यिक ऊंचाई के बाद हिंदी रंगमंच को आधुनिक, व्यवहारिक और जीवंत स्वरूप प्रदान किया। ये आधुनिक हिंदी रंगमंच का प्रतिनिधि नाटक है। प्रश्न 228, नाटक के तत्वों की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन पर विचार कीजिए। उत्तर, आषाढ़ का एक दिन आधुनिक हिंदी नाटक की महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें नाट्य तत्वों का संतुलित और प्रभावशाली प्रयोग मिलता है। ये आधुनिक संवेदना और रंगमंचीयता का सफल नाटक है। कथा वस्तु, प्लॉट की दृष्टि से नाटक का कथानक संक्षिप्त, संगठित और मनोवैज्ञानिक है, जो कालिदास और मल्लिका के संबंधों के माध्यम से प्रेम, महत्वाकांक्षा और विछोह की त्रासदी को प्रस्तुत करता है। कथा में आंतरिक संघर्ष प्रमुख है। चरित्र चित्रण कैरेक्टराइजेशन इसकी प्रमुख विशेषता है। कालिदास, मल्लिका और विलोम जैसे पात्र अत्यंत जीवंत, जटिल और मनोवैज्ञानिक गहराई से युक्त हैं। पात्र आधुनिक मनुष्य की संवेदनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। संवाद, डायलॉग स्वाभाविक, अर्थगर्भित और भावानुकूल हैं। छोटे छोटे संवादों और मौन के माध्यम से भी गहरी अनुभूति व्यक्त की गई है। संवाद अभिनय की व्यापक संभावनाएं उत्पन्न करते हैं। देशकाल और वातावरण, सेटिंग एंड एटमॉस्फेयर का चित्रण अत्यंत प्रभावी है। ग्रामीण परिवेश, वर्षा ऋतु और प्रकृति के माध्यम से भावात्मक वातावरण निर्मित किया गया है। वातावरण पात्रों की मनस्थिति से जुड़ जाता है।
रस और भाव की दृष्टि से करुण और श्रृंगार रस की प्रधानता है, परंतु उसमें आधुनिक जीवन की विडंबना और अस्तित्वगत अकेलेपन का भाव भी जुड़ा हुआ है। भावनात्मक गहराई नाटक की शक्ति है। भाषा शैली सरल, सांकेतिक और काव्यात्मक होते हुए भी मंचोपयोगी है। भाषा में साहित्यिकता और स्वाभाविकता दोनों का संतुलन है। रंगमंचीयता थिएट्रिकैलिटी की दृष्टि से यह अत्यंत सफल नाटक है, क्योंकि इसमें सीमित पात्र, सीमित दृश्य और नियंत्रित मंच संरचना का प्रयोग किया गया है। ये आधुनिक हिंदी रंगमंच के अनुकूल है। नाटक का उद्देश्य केवल प्रेम कथा प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि कलाकार की त्रासदी, जीवन की विडंबना और संबंधों की जटिलता को व्यक्त करना है। ये आधुनिक जीवन दृष्टि का नाटक है। इस प्रकार नाटक के तत्वों कथानक, चरित्र, संवाद, वातावरण, रस, भाषा और रंगमंचीयता की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन एक अत्यंत सफल और परिपक्व आधुनिक हिंदी नाटक सिद्ध होता है। उसकी रैना के सारांत की भी ये हिंदी नाट्य साहित्य की श्रेष्ठ सालपू उपलब्धियों में गिना जाता है। प्रश्न 184। आषाढ़ का एक दिन में विभिन्न नाट्य शैलियों, परंपराओं का समन्वय किस रूप में प्रकट हुआ है? विचार कीजिए। उत्तर एक। आषाढ़ का एक दिन आधुनिक हिंदी नाटक की ऐसी कृति है जिसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों नाट्य परंपराओं का समन्वित रूप दिखाई देता है। ये परंपरा और आधुनिकता के मेल का नाटक है। 2। भारतीय नाट्य परंपरा का प्रभाव इस रूप में दिखाई देता है कि नाटक में प्रकृति, ऋतु, वातावरण और भाव संवेदना का अत्यंत कलात्मक उपयोग किया गया है। प्रकृति पात्रों की भावनाओं से जुड़ जाती है। 3। संस्कृत नाटकों की तरह इसमें भी काव्यात्मकता, सांकेतिकता और भाव प्रधानता के तत्व मिलते हैं। संवेदना का सौंदर्य भारतीय परंपरा से जुड़ा है। 4। कालिदास जैसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक पात्र का चयन भारतीय सांस्कृतिक चेतना और शास्त्रीय परंपरा की ओर संकेत करता है। इतिहास और संस्कृति का आधार स्पष्ट है। 5। पाश्चात्य आधुनिक नाट्य शैली का प्रभाव इसके मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण और आंतरिक संघर्ष में दिखाई देता है। नाटक बाहरी घटनाओं से अधिक भीतर के द्वंद्व पर केंद्रित है। 6। संवादों की स्वाभाविकता, सीमित पात्र, सीमित दृश्य और मंचीय सादगी आधुनिक यथार्थवादी रंगमंच की विशेषताएं है। यह आधुनिक रंगभाषा का विकास करता है। 7। अस्तित्ववादी और आधुनिक जीवन बोध भी नाटक में उपस्थित है, जहां पात्र अकेलेपन, असफल संबंधों और अधूरेपन की पीड़ा से गुजरते हैं। ये आधुनिक मनुष्य की त्रासदी का नाटक बन जाता है। 8। प्रतीकात्मकता और मौन का प्रयोग आधुनिक प्रतीकवादी नाट्य शैली की ओर संकेत करता है। अभिनय और संकेत दोनों का संतुलन मिलता है। 9। इस प्रकार मोहन राकेश ने भारतीय काव्यात्मकता, सांस्कृतिक चेतना और आधुनिक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक एवं यथार्थवादी नाट्य तत्वों का सफल समन्वय किया है। यही इसकी मौलिकता और शक्ति है। 10। निष्कर्षतः आषाढ़ का एक दिन विभिन्न नाट्य परंपराओं के रचनात्मक समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने हिंदी नाटक को आधुनिक संवेदना और रंगमंचीय परिपक्वता प्रदान की। ये आधुनिक हिंदी रंगमंच की प्रतिनिधि कृति है। प्रश्न 186। क्या आषाढ़ का एक दिन को त्रासदी माना जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे और किस प्रकार की त्रासदी है? उत्तर 1। आषाढ़ का एक दिन को आधुनिक अर्थों में एक त्रासदीपूर्ण नाटक माना जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रेम, जीवन और संबंधों की विफलता के साथ गहरी मानवीय पीड़ा व्यक्त हुई है। ये बाहरी विनाश नहीं, आंतरिक टूटन की त्रासदी है। 2। पारंपरिक त्रासदी की तरह इसमें नायक की मृत्यु या पूर्ण पतन नहीं होता, बल्कि पात्र मानसिक, भावनात्मक और अस्तित्वगत विघटन से गुजरते हैं। ये आधुनिक मनुष्य की आंतरिक त्रासदी है। 3। कालिदास की त्रासदी ये है कि वो सफलता, प्रतिष्ठा और राजाश्रय प्राप्त करने के बाद भी आत्मिक संतोष और प्रेम को खो देता है। उपलब्धि के भीतर रिक्तता की अनुभूति है। 4। मल्लिका की त्रासदी अधूरे प्रेम, प्रतीक्षा और त्याग की त्रासदी है। वो प्रेम को बचाते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर पाती। 5। विलोम की त्रासदी सामाजिक और व्यक्तिगत असफलता की त्रासदी है। वो जीवन की कटु वास्तविकताओं का प्रतिनिधि बन जाता है। 6। यह नाटक कलाकार की त्रासदी भी है, क्योंकि कालिदास रचनात्मकता, सत्ता और निजी जीवन के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। प्रतिभा और जीवन के द्वंद्व की पीड़ा सामने आती है। 7। अस्तित्ववादी दृष्टि से ये आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन, अधूरेपन और संबंधों की विफलता की त्रासदी है। पात्र अपने ही जीवन में अजनबी बन जाते हैं। 8। नाटक में करुणा का भाव अत्यंत गहरा है, परंतु ये करुणा निराशा नहीं, बल्कि जीवन की विडंबनाओं की संवेदनात्मक समझ उत्पन्न करती है। त्रासदी आत्मबोध का माध्यम बनती है। 9। इसलिए आषाढ़ का एक दिन को पारंपरिक शास्त्रीय त्रासदी नहीं, बल्कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक और अस्तित्ववादी त्रासदी कहा जा सकता है। ये संबंधों और संवेदाओं के टूटने की त्रासदी है। 10।
इस प्रकार ये नाटक आधुनिक जीवन की उस विडंबना को व्यक्त करता है जहाँ सफलता के बावजूद मनुष्य प्रेम, आत्मीयता और संतोष से वंचित रह जाता है। यही इसकी गहरी त्रासदी है। प्रश्न 184। कविता क्या है? निबंध के आधार पर आचार्य शुक्ल की काव्य संबंधी मान्यताओं पर विचार कीजिए। उत्तर। एक रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के प्रमुख आचार्य हैं। उनके निबंध कविता क्या है में उनकी काव्य दृष्टि और साहित्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट रूप से व्यक्त होती हैं। उन्होंने कविता को जीवन और समाज से जोड़कर देखा। 2। आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता का मूल आधार हृदय की मुक्तावस्था है। जब मनुष्य स्वार्थ संकुचन से ऊपर उठकर व्यापक मानवता से जुड़ता है, तब कविता जन्म लेती है। 3। वे कविता को केवल मनोरंजन या शब्द सौंदर्य का साधन नहीं मानते, बल्कि उसे मनुष्य की संवेदनाओं और सहानुभूति को विकसित करने वाला माध्यम मानते हैं। कविता लोकमंगल से जुड़ी हुई है। 4। उनकी दृष्टि में सच्ची कविता वही है जो मनुष्य को व्यापक जीवनानुभव और करुणा से जोड़ सके। कविता मानवता का विस्तार करती है। 5। आचार्य शुक्ल भावुकता या कृत्रिम कल्पना की अपेक्षा जीवन सापेक्ष अनुभूति और यथार्थ को महत्व देते हैं। कविता का संबंध वास्तविक जीवन से होना चाहिए। 6। वे रस को कविता का आश्विक तत्व मानते हैं, पर उसे केवल अलौकिक आनंद नहीं, बल्कि मानवीय भावों की गहरी अनुभूति के रूप में देखते हैं। रस जीवन से पृथक नहीं है। 7। उन्होंने रीति काव्य की कृत्रिमता और केवल अलंकार प्रधान प्रवृत्ति का विरोध किया। वे भाव और जीवन सत्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। 8। आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य मनुष्य के रहरानदाय को संकुचित स्वार्थ से मुक्त कर उसे व्यापक सामाजिक और मानवीय चेतना की ओर ले जाना है। कविता संवेदना और लोकहित की साधना है। 9। उनकी काव्य दृष्टि में लोकमंगल, मानवतावाद, यथार्थवाद और भाव सत्य प्रमुख तत्व हैं। उन्होंने कविता को समाज और जीवन से जोड़ा। 10। इस प्रकार कविता क्या है निबंध के आधार पर स्पष्ट होता है कि आचार्य शुक्ल कविता को जीवन सापेक्ष, लोकमंगलकारी और मानवीय संवेदना के विकास का माध्यम मानते हैं। उनकी काव्य दृष्टि हिंदी आलोचना की आधारशिला मानी जाती है। प्रश्न 143। श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर प्रेम, लोक श्रद्धा, कृतज्ञता और भक्ति आदि मनोभावों के अंतर को स्पष्ट कीजिए तथा श्रद्धा भक्ति की सामाजिक उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उत्तर। 1। रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति में विभिन्न मानवीय मनोभावों का सूक्ष्म विश्लेषण मिलता है। उन्होंने प्रेम, श्रद्धा, कृतज्ञता और भक्ति के स्वरूप तथा उनके सामाजिक महत्व को स्पष्ट किया है। मानव मन की गहरी व्याख्या इस निबंध की विशेषता है। 2। प्रेम लव को आचार्य शुक्ल ने दो व्यक्तियों के बीच आकर्षण, आत्मीयता और निकटता का भाव माना है। इसमें समानता और निजी संबंध का तत्व प्रमुख होता है। 3। लोक श्रद्धा पब्लिक रेवरेंस उस भाव को कहा गया है जिसने समाज किसी व्यक्ति के गुणों, कर्मों या आदर्शों के प्रति सम्मान प्रकट करता है। यह व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक सम्मान का भाव है। 4। कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड किसी उपकार या सहायता के प्रति उत्पन्न होने वाला धन्यवाद और ऋण स्वीकार का भाव है। ये उपकार के प्रत्युत्तर में उत्पन्न भावना है। 5। भक्ति डिवोशन श्रद्धा का उच्च और गहरा रूप है जिसमें श्रद्धेय के प्रति समर्पण, विश्वास और आत्मिक लगाव जुड़ जाता है। भक्ति में श्रद्धा के साथ आत्मनिवेदन का भाव होता है। 6। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम में समानता का भाव अधिक होता है, जबकि श्रद्धा और भक्ति में आदर्श, महानता और ऊंचाई की स्वीकृति निहित रहती है। यहाँ पूज्यता का तत्व जुड़ जाता है। 7। श्रद्धा और भक्ति की सामाजिक उपयोगिता इस रूप में है कि वे समाज में नैतिक आदर्श, अनुशासन और सद्गुणों के प्रति सम्मान उत्पन्न करती हैं। समाज का नैतिक आधार मजबूत होता है। 8। लोक श्रद्धा महान व्यक्तियों और आदर्शों को समाज में प्रतिष्ठित करती है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। सामाजिक जीवन में आदर्श चेतना विकसित होती है। 9। भक्ति मनुष्य के भीतर विनम्रता, त्याग, सेवा और आत्मिक शुद्धता का विकास करती है। ये सामाजिक सद्भाव और नैतिकता को बढ़ाती है। 10। इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने प्रेम, श्रद्धा, कृतज्ञता और भक्ति के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करते हुए ये सिद्ध किया कि श्रद्धा और भक्ति केवल धार्मिक भाव नहीं, बल्कि समाज के नैतिक और सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। ये सामाजिक जीवन को मानवीय और संस्कारित बनाते हैं। प्रश्न 130। श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर बताइए कि आचार्य शुक्ल के निबंध मनोवैज्ञानिक हैं या साहित्यिक। उत्तर। 1। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और साहित्यिक अभिव्यक्ति दोनों का सुंदर समन्वय मिलता है। वे विचार और कला दोनों के लेखक हैं। 2। श्रद्धा और भक्ति निबंध में उन्होंने प्रेम, श्रद्धा, कृतज्ञता और भक्ति जैसे मनोभावों का अत्यंत सूक्ष्म और तार्किक विश्लेषण किया है। मानव मन की गहरी समझ दिखाई देती है। 3।
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने ये स्पष्ट किया कि विभिन्न भाव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, उनका स्वरूप क्या है और वे एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। भावों का वैज्ञानिक विवेचन मिलता है। 4. वे केवल भावों का वर्णन नहीं करते, बल्कि उनके कारण, प्रभाव और सामाजिक उपयोगिता का भी विश्लेषण करते हैं। ये विशुद्ध मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचायक है। 5. दूसरी ओर उनकी भाषा, शैली और उदाहरणों में साहित्यिक सौंदर्य भी स्पष्ट दिखाई देता है। विचारों की प्रस्तुति अत्यंत कलात्मक है। 6. आचार्य शुक्ल के निबंधों में तर्क और संवेदना का संतुलन मिलता है। वे सूखे दार्शनिक या वैज्ञानिक लेख नहीं बनते। 7. उनकी शैली गंभीर, व्याख्यात्मक और प्रभावपूर्ण है, जिसमें साहित्यिक गरिमा और भावनात्मकता दोनों उपस्थित रहती हैं। विचार भी है और रसात्मकता भी। 8. इसलिए उनके निबंधों को केवल मनोवैज्ञानिक या केवल साहित्यिक कहना उचित नहीं होगा। वे दोनों गुणों का समन्वित रूप हैं। 9. यदि विशेष रूप से श्रद्धा भक्ति निबंध को देखें तो उसका आधार मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, पर उसकी अभिव्यक्ति साहित्यिक और कलात्मक है। मनोविज्ञान और साहित्य का सुंदर मेल दिखाई देता है। 10. इस प्रकार कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल के निबंध मूलतः मनोवैज्ञानिक विवेचन पर आधारित होते हुए भी अपनी भाषा, शैली और संवेदनात्मकता के कारण उच्च कोटि के साहित्यिक निबंध हैं। उनकी विशिष्टता इसी समन्वय में निहित है। प्रश्न 103 वो शुक्ल जी के निबंध संबंधी विचार स्पष्ट कीजिए तथा उन्हीं के विचारों के आधार पर उनके निबंधों का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर 1. रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महान निबंधकार और आलोचक हैं। उन्होंने निबंध को प्रश्न 29 शुक्ल जी के निबंध संबंधी विचार स्पष्ट कीजिए तथा उन्हीं के विचारों के आधार पर उनके निबंधों का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर 1. रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महान निबंधकार और आलोचक हैं। उन्होंने निबंध को केवल मनोरंजन या भाव प्रदर्शन का माध्यम न मानकर गंभीर विचार विमर्श और जीवन बोध की विधा माना। निबंध में व्यक्तित्व और विचार दोनों आवश्यक हैं। 2. शुक्ल जी के अनुसार निबंध में लेखक का स्वतंत्र चिंतन, अनुभव और व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से व्यक्त होना चाहिए। निबंध लेखक की मानसिक सत्ता का दर्पण है। 3. वे निबंध में तार्किकता, क्रमबद्धता और स्पष्टता को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। विचारों में संगति और गंभीरता आवश्यक है। 4. उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ निबंध वही है जिसमें ज्ञान और संवेदना का संतुलन हो तथा जो पाठक के बौद्धिक और भावात्मक दोनों पक्षों को प्रभावित करे। निबंध में विचार और रस दोनों होने चाहिए। 5. उन्होंने निबंध को जीवन और समाज से जोड़ते हुए लोकमंगल और मानवता की दृष्टि को महत्व दिया। साहित्य समाज विमुख नहीं होना चाहिए। 6. यदि इन्हीं मानदंडों के आधार पर उनके निबंधों का मूल्यांकन करें तो स्पष्ट होता है कि उनके निबंध उनकी मान्यताओं पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। उनके विचार और लेखन में एकता है। 7. कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति आदि निबंधों में गहरी तार्किकता, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और सामाजिक दृष्टि दिखाई देती है। वे गंभीर चिंतन के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 8. उनकी भाषा स्पष्ट, प्रौढ़, व्याख्यात्मक और प्रभावपूर्ण है, जिसमें अनावश्यक अलंकरण नहीं बल्कि विचारों की शक्ति प्रमुख है। शैली में गंभीरता और गरिमा है। 9. उनके निबंधों में व्यक्तित्व ही स्पष्ट छाप मिलती है। वे स्वतंत्र चिंतक के रूप में सामने आते हैं। उनके लेखन में मौलिक दृष्टि दिखाई देती है। 10. हालांकि कभी कभी उनकी शैली अत्यधिक गंभीर और दुरूह प्रतीत होती है, फिर भी हिंदी निबंध को बौद्धिक ऊंचाई और आलोचनात्मक दृष्टि प्रदान करने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदी निबंध को परिपक्वता प्रदान की। 11. इस प्रकार शुक्ल जी के निबंध पूर्ण है।
उन्होंने हिंदी निबंध को परिपक्वता प्रदान की। 11. इस प्रकार शुक्ल जी के निबंध संबंधी विचार और उनके अपने निबंध दोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। उनके निबंध विचार प्रधान, मनोवैज्ञानिक, समाज सापेक्ष और साहित्यिक गरिमा से युक्त हैं। वे हिंदी के आदर्श निबंधकार माने जाते हैं। प्रश्न 203, चिंतामणि में चिंतामणि संकट निबंध बुद्धि प्रधान है या हृदय प्रधान? उत्तर 1. रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि में संकलित संकट निबंध उनकी गंभीर चिंतनशीलता और मानवीय संवेदना दोनों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें बुद्धि और हृदय का सुंदर समन्वय मिलता है। 2. संकट निबंध में शुक्ल जी ने मानव जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों, मानसिक संघर्षों और उनके प्रभावों का विश्लेषण किया है। ये जीवन की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। 3. निबंध का स्वरूप मुख्यतः विश्लेषणात्मक और तर्कपूर्ण है, इसलिए इसमें बुद्धि प्रधानता स्पष्ट दिखाई देती है। विचारों की क्रमबद्धता और तार्किकता इसकी प्रमुख विशेषता है। 4. शुक्ल जी संकट की प्रकृति, उसके कारण और मनुष्य के व्यवहार पर उसके प्रभाव को विवेकपूर्ण ढंग से स्पष्ट करते हैं। लेखक की चिंतनशीलता प्रमुख रूप में उपस्थित है। 5. किंतु ये निबंध केवल बौद्धिक विवेचन नहीं है, उसमें मानवीय करुणा और संवेदना का भी गहरा स्वर मौजूद है। मानव जीवन के दुख के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है। 6. संकटग्रस्त मनुष्य की मानसिक स्थिति का वर्णन करते समय लेखक का हृदय पक्ष अत्यंत प्रभावी हो उठता है। मात्र तर्क नहीं, संवेदनात्मक अनुभव भी उपस्थित है। 7. भाषा और शैली में गंभीरता के साथ भावात्मक ऊष्मा भी मिलती है। निबंध सूखा दार्शनिक लेख नहीं बनता। 8. इसलिए संकट निबंध को केवल बुद्धि प्रधान या केवल हृदय प्रधान कहना उचित नहीं होगा। ये दोनों प्रवृत्तियों का संतुलित रूप है। 9. फिर भी यदि किसी एक पक्ष को अधिक प्रमुख मानना हो तो इसकी संरचना, तर्कशीलता और विश्लेषणात्मक दृष्टि के कारण इसे मुख्यतः बुद्धि प्रधान निबंध कहा जा सकता है। हृदय इसकी सहायक शक्ति के रूप में उपस्थित है। दिया इस प्रकार संकट निबंध में शुक्ला जी की बौद्धिक गहराई और मानवीय संवेदना दोनों अभिव्यक्त होती हैं, पर उसका मूल स्वर चिंतन और विश्लेषण का होने के कारण वो अधिक बुद्धि प्रधान निबंध सिद्ध होता है। विचार और संवेदना का संतुलन इसकी विशेषता है। प्रश्न 333, चिंतामणि के निबंध वस्तुनिष्ठ हैं या आत्मनिष्ठ? विचार कीजिए। उत्तर 1. रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि हिंदी गद्य साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसके निबंधों में विचार, विश्लेषण और व्यक्तित्व तीनों का प्रभावशाली समन्वय मिलता है। ये हिंदी निबंध साहित्य की श्रेष्ठ उपलब्धियों में गिना जाता है। 2. वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव निबंध वो होता है जिसमें लेखक विषय का विवेचन, तर्क, तथ्य और विश्लेषण के आधार पर करता है, जबकि आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव निबंध में लेखक की निजी अनुभूति, व्यक्तित्व और भावनात्मक दृष्टि प्रमुख होती है। दोनों की प्रकृति अलग है। 3. चिंतामणि के निबंधों में शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक और सामाजिक विषयों का विवेचन अत्यंत तार्किक और क्रमबद्ध ढंग से किया है। विचारों में वस्तुनिष्ठता स्पष्ट दिखाई देती है। 4. कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति तथा संकट जैसे निबंधों में तथ्यात्मकता, विश्लेषण और तार्किक दृष्टि प्रमुख रूप में उपस्थित है। ये निबंध बौद्धिक गंभीरता के उदाहरण हैं। 5. शुक्ल जी विषयों की व्याख्या करते समय व्यक्तिगत भावुकता से बचते हैं और वस्तु को उसके व्यापक सामाजिक और मानवीय संदर्भ में देखने का प्रयास करते हैं। उनकी दृष्टि विवेकपूर्ण और आलोचनात्मक है। 6. फिर भी उनके निबंध पूर्णतः निर्जीव या शुष्क नहीं हैं। उनमें लेखक का व्यक्तित्व, संवेदना और मानवीय दृष्टिकोण भी स्पष्ट दिखाई देता है। आत्मनिष्ठ तत्व भी मौजूद है। 7. उनकी भाषा शैली, उदाहरणों का चयन और मानवता के प्रति सहानुभूति उनके निजी चिंतन और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करते हैं। निबंधों में लेखक की मानसिक छाप स्पष्ट है। 8. इसलिए चिंतामणि के निबंधों को केवल वस्तुनिष्ठ या केवल आत्मनिष्ठ कहना उचित नहीं होगा। वे दोनों प्रवृत्तियों का समन्वित रूप है। 9. फिर भी समग्र रूप में देखें तो उनमें विश्लेषणात्मकता, तार्किकता और विषय केंद्रित दृष्टि अधिक प्रमुख है। इसलिए वे मुख्यतः वस्तुनिष्ठ निबंध माने जाते हैं। आत्मनिष्ठता वहाँ सहायक रूप में उपस्थित है। 10. इस प्रकार चिंतामणि के निबंध वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता दोनों गुणों से युक्त हैं, पर उनकी मूल प्रवृत्ति विचार प्रधान और वस्तुनिष्ठ है। यही उनकी आलोचनात्मक शक्ति और साहित्यिक महत्ता का आधार है। प्रश्न 203, श्रद्धा भक्ति और कविता क्या है के आधार पर आचार्य शुक्ल की निबंध शैली का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर 1. रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में गिने जाते हैं। उनके निबंधों में विचार गंभीरता, तार्किकता और साहित्यिक गरिमा का अद्भुत समन्वय मिलता है। उनकी शैली हिंदी गद्य को नई ऊंचाई प्रदान करती है। 2. श्रद्धा और भक्ति तथा कविता क्या है के आधार पर उनकी निबंध शैली की प्रमुख विशेषता विचार प्रधानता है। वे भावुकता की अपेक्षा चिंतन को अधिक महत्व देते हैं।
3. उनकी शैली विश्लेषणात्मक और तार्किक है। वे किसी विषय को क्रमबद्ध ढंग से खोलते हैं और उसके विभिन्न पक्षों का सूक्ष्म विवेचन करते हैं। विचारों में स्पष्टता और संगति दिखाई देती है। 4. मनोवैज्ञानिकता उनकी शैली का महत्वपूर्ण गुण है। श्रद्धा भक्ति में उन्होंने मानव मन के भावों का अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण किया है। मानव स्वभाव की गहरी समझ दिखाई देती है। 5. कविता क्या है में उनकी आलोचनात्मक और दार्शनिक शैली स्पष्ट होती है, जहाँ वे कविता की प्रकृति और उद्देश्य पर गंभीर चिंतन प्रस्तुत करते हैं। विचारों में गहराई और मौलिकता है। 6. उनकी भाषा संबंधित मौलिकता संस्कृत निष्ठ, प्रौढ़ और गंभीर है, परंतु उसमें स्पष्टता बनी रहती है। शब्दों में गरिमा और बौद्धिक शक्ति है। 7. उदाहरणों और उपमानों का प्रयोग उनकी शैली को प्रभावपूर्ण बनाता है। वे कठिन विचारों को भी सरल और रोचक बना देते हैं। 8. उनकी शैली में व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप मिलती है। वे स्वतंत्र चिंतक और समाज सापेक्ष साहित्यकार के रूप में सामने आते हैं। लेखन में आत्मविश्वास और मौलिक दृष्टि है। 9. कभी कभी उनकी भाषा अत्यधिक गंभीर और दुरूह प्रतीत होती है, जिससे सामान्य पाठक को कठिनाई हो सकती है। ये उनकी शैली की सीमा मानी जाती है। 10. इस प्रकार श्रद्धा भक्ति और कविता क्या है के आधार पर कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल की निबंध शैली विचार प्रधान, विश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक और साहित्यिक गरिमा से युक्त है। उन्होंने हिंदी निबंध को बौद्धिक परिपक्वता और आलोचनात्मक ऊंचाई प्रदान की। प्रश्न 127 चिंतामणि के नामकरण पर विचार कीजिए। उत्तर 1. चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, जिसमें साहित्य, मनोविज्ञान, समाज और जीवन से संबंधित गंभीर निबंध संकलित हैं। ये हिंदी निबंध साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। 2. चिंतामणि शब्द दो भागों से मिलकर बना है। चिंता अर्थात गहन विचार या मनन, और मणि अर्थात मूल्यवान रत्न अर्थात विचारों का अनमोल रत्न। 3. इस नामकरण का औचित्य इस रूप में स्पष्ट होता है कि संग्रह के सभी निबंध गहरे चिंतन, विश्लेषण और बौद्धिक गंभीरता से युक्त हैं। हर निबंध विचार संपदा का भंडार है। 4. शुक्ल जी ने इन निबंधों में साहित्य, कविता, श्रद्धा, भक्ति, मनोविकार और समाज जैसे विषयों का सूक्ष्म विवेचन किया है। ये केवल सामान्य लेखन नहीं, चिंतन की परिपक्व अभिव्यक्ति है। 5. चिंतामणि नाम ये संकेत भी देता है कि ये पुस्तक पाठक के मन में विचार जागरण और बौद्धिक विकास उत्पन्न करती है। ये ज्ञान और विवेक का स्रोत है। 6. भारतीय परंपरा में चिंतामणि उस दिव्य मणि को कहा गया है जो मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उसी प्रकार ये ग्रंथ बौद्धिक जिज्ञासा और साहित्यिक समझ को संतुष्ट करता है। नाम में सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता भी निहित है। 7. इस संग्रह के निबंध केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि पाठक को सोचने, विवेचन करने और जीवन को व्यापक दृष्टि से समझने की प्रेरणा देते हैं। ये चिंतन प्रधान साहित्य है। नामकरण की दृष्टि से ये शीर्षक अत्यंत सार्थक, प्रभावपूर्ण और विषयानुकूल है, क्योंकि पूरा संग्रह गंभीर चिंतन और ज्ञानमूलक निबंधों का संग्रह है। शीर्षक और विषय वस्तु में पूर्ण सामंजस्य है। नाम इस प्रकार चिंतामणि का नामकरण शुक्ल जी की चिंतनशीलता, बौद्धिक गहराई और निबंधों की मूल्यवान प्रकृति को अत्यंत उपयुक्त ढंग से व्यक्त करता है। ये हिंदी आलोचनात्मक गद्य की एक अनमोल निधि का प्रतीकात्मक नाम है। प्रश्न प्रश्न 1 से 23 चिंतामणि के नामकरण पर विचार कीजिए। उत्तर 1. चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, जिसमें साहित्य, मनोविज्ञान, समाज और जीवन से संबंधित गंभीर निबंध संकलित हैं। ये हिंदी निबंध साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। 2. चिंतामणि शब्द दो भागों से मिलकर बना है। चिंता अर्थात गहन विचार या मनन, और मणि अर्थात मूल्यवान रत्न अर्थात विचारों का अनमोल रत्न। 3. इस नामकरण का औचित्य इस रूप में स्पष्ट होता है कि संग्रह के सभी निबंध गहरे चिंतन, विश्लेषण और बौद्धिक गंभीरता से युक्त हैं। हर निबंध विचार संपदा का भंडार है। 4. शुक्ल जी ने इन निबंधों में साहित्य, कविता, श्रद्धा, भक्ति, मनोविकार और समाज जैसे विषयों का सूक्ष्म विवेचन किया है। ये केवल सामान्य लेखन नहीं, चिंतन की परिपक्व अभिव्यक्ति है। 5. चिंतामणि नाम ये संकेत भी देता है कि ये पुस्तक पाठक के मन में विचार जागरण और बौद्धिक विकास उत्पन्न करती है। ये ज्ञान और विवेक का स्रोत है। 6. भारतीय परंपरा में चिंतामणि उस दिव्य मणि को कहा गया है जो मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उसी प्रकार ये ग्रंथ बौद्धिक जिज्ञासा और साहित्यिक समझ को संतुष्ट करता है। नाम में सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता भी निहित है। 7. इस संग्रह के निबंध केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि पाठक को सोचने, विवेचन करने और जीवन को व्यापक दृष्टि से समझने की प्रेरणा देते हैं। ये चिंतन प्रधान साहित्य है। 8.
नामकरण की दृष्टि से ये शीर्षक अत्यंत सार्थक, प्रभावपूर्ण और विषयानुकूल है, क्योंकि पूरा संग्रह गंभीर चिंतन और ज्ञानमूलक निबंधों का संग्रह है। शीर्षक और विषय वस्तु में पूर्ण सामंजस्य है। 9। इस प्रकार चिंतामणि का नामकरण शुक्ल जी की चिंतनशीलता, बौद्धिक गहराई और निबंधों की मूल्यवान प्रकृति को अत्यंत उपयुक्त ढंग से व्यक्त करता है। ये हिंदी आलोचनात्मक गद्य की एक अनमोल निधि का प्रतीकात्मक नाम है। प्रश्न 31। राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना क्या है? विचार कीजिए। उत्तर 1। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध लंबी कविता है, जिसमें पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन संघर्ष और मानवीय चेतना को व्यक्त किया गया है। ये केवल धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि संघर्षशील मनुष्य की कविता है। 2। इस कविता की मूल संवेदना संघर्ष, आत्मबल और शक्ति साधना की संवेदना है। मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। 3। राम यहाँ केवल पौराणिक देवता नहीं, बल्कि संघर्षरत मानव के प्रतीक बनकर सामने आते हैं। वे संशय, पीड़ा और संघर्ष से गुजरने वाले मनुष्य हैं। 4। युद्ध से पूर्व राम की मानसिक व्यथा, असफलता की आशंका और आत्मसंघर्ष आधुनिक मनुष्य की मनःस्थिति को व्यक्त करते हैं। ये भी तर की टूटन और पुनः उठ खड़े होने की कथा है। 5। शक्ति पूजा का प्रसंग इस बात का प्रतीक है कि केवल बाहरी बल नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास ही विजय का आधार है। विजय आत्मबल से प्राप्त होती है। 6। कविता में निराशा से आशा, दुर्बलता से शक्ति और संशय से विश्वास की ओर गति दिखाई देती है। ये आत्मजागरण की संवेदना है। 7। राष्ट्रीय चेतना भी इसकी महत्वपूर्ण संवेदना है। निराला ने राम के संघर्ष के माध्यम से पराधीन भारत के संघर्षशील मनुष्य को प्रेरित करने का प्रयास किया। ये स्वतंत्रता चेतना से जुड़ी कविता है। 8। कविता में करुणा, वीरता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत समन्वय मिलता है। भाव और शक्ति दोनों साथ चलते हैं। 9। इस प्रकार राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना संघर्षशील मनुष्य की आत्मशक्ति, जिजीविषा और विजय आकांक्षा की संवेदना है। ये पराजय के बीच भी शक्ति और आशा की खोज का काव्य है। प्रश्न 31। राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना सीता की मुक्ति और नारी मुक्ति है। डॉक्टर नंदकिशोर नवल की इस राय के प्रति अपनी सहमति अथवा असहमति दर्ज कीजिए। उत्तर 1। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन संघर्ष और शक्ति चेतना को व्यक्त किया गया है। नंदकिशोर नवल का मत इस कविता की नई व्याख्या प्रस्तुत की नई व्याख्या प्रस्तुत करता है। वे इसकी संवेदना को नारी मुक्ति से जोड़ते हैं। 2। इस दृष्टि से देखें तो पूरी कविता का संघर्ष सीता की मुक्ति के लिए ही है, क्योंकि रावण द्वारा अपहरित सीता को मुक्त कराना ही राम के युद्ध का उद्देश्य बनता है। संघर्ष का केंद्र एक स्त्री की मुक्ति है। 3। शक्ति की आराधना का प्रसंग भी इस बात का संकेत देता है कि स्त्री शक्ति और उसके सम्मान के बिना विजय संभव नहीं। नारी यहाँ शक्ति का प्रतीक बन जाती है। 4। सीता केवल राम की पत्नी नहीं, बल्कि अन्याय, बंधन और अपमान से ग्रस्त स्त्री का व्यापक प्रतीक भी मानी जा सकती हैं। उनकी मुक्ति मानवीय गरिमा की मुक्ति है। 5। निराला की आधुनिक चेतना को ध्यान में रखें
तो कविता में नारी के प्रति सम्मान और उसकी गरिमा की स्थापना का भाव अवश्य दिखाई देता है। नारी को शक्ति और प्रेरणा के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। 6. किंतु केवल नारी मुक्ति को ही कविता की मूल संवेदना मान लेना कुछ सीमित दृष्टि होगी, क्योंकि कविता का केंद्रीय स्वर संघर्ष, आत्मबल, शक्ति साधना और मानव जिजीविषा से भी जुड़ा हुआ है। इसकी संवेदना बहुआयामी है। 7. राम का आत्मसंघर्ष, निराशा और पुनः शक्ति संचय आधुनिक मनुष्य के व्यापक संघर्ष का प्रतीक है। कविता केवल स्त्री विमर्श तक सीमित नहीं रहती। 8. इसलिए डॉक्टर नंदकिशोर नवल का मत आंशिक रूप से स्वीकार्य है कि कविता में सीता मुक्ति और नारी गरिमा का महत्वपूर्ण पक्ष मौजूद है, पर उसकी मूल संवेदना केवल वही नहीं बल्कि संघर्षशील मनुष्य की शक्ति चेतना भी है। नारी मुक्ति उसकी व्यापक संवेदना का एक महत्वपूर्ण आयाम है। 9. इस प्रकार कहा जा सकता है कि राम की शक्ति पूजा में सीता की मुक्ति और नारी सम्मान का भाव अवश्य निहित है, किंतु कविता की मूल संवेदना उससे आगे बढ़कर मानव संघर्ष, आत्मशक्ति और विजय चेतना की संवेदना बन जाती है। यही इसकी व्यापकता और महत्ता है। प्रश्न 139. राम की शक्ति पूजा वस्तुतः निराला की शक्ति पूजा है और इसमें वर्णित संघर्ष निराला का आत्मसंघर्ष ही है। दूधनाथ सिंह के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर 1. राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रतिनिधि कविता है, जिसमें पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक मनुष्य के संघर्ष और शक्ति चेतना को व्यक्त किया गया है। दूधनाथ सिंह का ये मत कविता की आत्मकथात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है। वे राम के संघर्ष को निराला के निजी जीवन संघर्ष से जोड़ते हैं। 2. इस मत से काफी हद तक सहमति व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि कविता में राम जिस मानसिक द्वंद्व, निराशा, असफलता और आत्मसंघर्ष से गुजरते हैं, वही स्थितियां निराला के जीवन में भी दिखाई देती हैं। राम और निराला के अनुभवों में समानता मिलती है। 3. निराला का जीवन आर्थिक संकट, सामाजिक उपेक्षा, पारिवारिक दुख और साहित्यिक संघर्षों से भरा हुआ था। वे निरंतर विपरीत परिस्थितियों से जूझते रहे। 4. कविता में राम की शक्ति साधना और आत्मबल की खोज वास्तव में निराला की अपनी जीवन यात्रा और जिजीविषा का प्रतीक प्रतीत होती है। संघर्ष के बीच शक्ति की तलाश दिखाई देती है। 5. राम का संशय, आत्मपीड़ा और फिर संघर्ष के लिए पुनः तैयार होना निराला के व्यक्तित्व की आंतरिक दृढ़ता को व्यक्त करता है। ये कवि की आत्मानुभूति का कलात्मक रूप है। 6. कविता का करुण और संघर्षपूर्ण स्वर निराला के निजी जीवनानुभवों से गहरे रूप में जुड़ा हुआ दिखाई देता है। व्यक्तिगत वेदना सार्वभौमिक अनुभव बन जाती है। 7. किंतु ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कविता केवल आत्मकथात्मक रचना नहीं है, उसमें राष्ट्रीय चेतना, मानवीय संघर्ष और सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता भी मौजूद है। उसकी संवेदना निजी अनुभव से आगे बढ़ती है। 8. राम यहाँ केवल निराला का रूप नहीं बल्कि संघर्षशील मानव और पराधीन भारत की सामूहिक चेतना के प्रतीक भी हैं। कविता का अर्थ व्यापक सामाजिक और मानवीय स्तर पर फैल जाता है। 9. इसलिए दूधनाथ सिंह का मत काफी हद तक सही है कि राम की शक्ति पूजा में निराला का आत्मसंघर्ष व्यक्त हुआ है, पर कविता को केवल आत्मसंघर्ष तक सीमित कर देना उसकी व्यापकता को कम कर देगा। व्यक्तिगत अनुभव यहाँ सार्वभौमिक संवेदना में बदल जाता है। 10. इस प्रकार राम की शक्ति पूजा में निराला की निजी वेदना, संघर्ष और शक्ति साधना अवश्य अभिव्यक्त हुई है, किंतु वो व्यक्तिगत सीमा से ऊपर उठकर मानव संघर्ष और राष्ट्रीय चेतना की भी महान कविता बन जाती है। यही उसकी स्थायी महत्ता है। प्रश्न 420. राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना शक्ति की मौलिक कल्पना है। कविता में समस्या भी शक्ति है और समाधान भी शक्ति की नई कल्पना। डॉक्टर निर्मल जैन तथा डॉक्टर चंद्रकांत वाणीवडेकर की इस राय पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। उत्तर 1. राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें शक्ति की अवधारणा को नए और आधुनिक अर्थों में प्रस्तुत किया गया है। निर्मल जैन तथा चंद्रकांत वाणीवडेकर का ये मत कविता की केंद्रीय संवेदना को गहराई से स्पष्ट करता है। पूरी कविता शक्ति की खोज और उसकी पुनर्व्याख्या पर आधारित है। 2. कविता में राम युद्ध के पूर्व मानसिक संकट, संशय और असमर्थता का अनुभव करते हैं। समस्या शक्ति के अभाव की है। 3. रावण के पास बाहरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव है, जबकि राम के सामने नैतिक और आत्मिक शक्ति की चुनौती उपस्थित है। संघर्ष केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी है। 4. शक्ति पूजा का प्रसंग ये स्पष्ट करता है कि केवल परंपरागत बल पर्याप्त नहीं, बल्कि नई चेतना, आत्मबल और आंतरिक शक्ति की आवश्यकता है। यही शक्ति की मौलिक कल्पना है। 5. निराला ने शक्ति को केवल देवी आराधना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे संघर्षशील मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा और जिजीविषा के रूप में प्रस्तुत किया। शक्ति का आधुनिक और मानवीय रूप सामने आता है। 6. कविता करंट टॉपिक में समस्या भी शक्ति से जुड़ी है, क्योंकि राम की असफलता का कारण शक्ति की कमी है और समाधान भी शक्ति में ही निहित है, क्योंकि आत्मशक्ति के जागरण से ही विजय संभव होती है। समस्या और समाधान दोनों का केंद्र शक्ति है। 7. ये शक्ति केवल धार्मिक नहीं, बल्कि नैतिक, मानसिक, सांस्कृतिक और मानवीय शक्ति है।
निराला ने शक्ति की अवधारणा का विस्तार किया है। 8 राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो ये कविता पराधीन भारत को आत्मबल और नई चेतना के माध्यम से संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। शक्ति राष्ट्रीय जागरण का भी प्रतीक बन जाती है। 9 इसलिए निर्मल जैन और चंद्रकांत वाणीवड़ेकर का ये मत अत्यंत सार्थक और स्वीकार्य प्रतीत होता है कि कविता की मूल संवेदना शक्ति की नई कल्पना है। निराला ने शक्ति को आधुनिक जीवन संघर्ष से जोड़ दिया है। 10 इस प्रकार राम की शक्ति पूजा में शक्ति केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास, नैतिक ऊर्जा और विजय की आधुनिक मानवीय चेतना का प्रतीक बन जाती है। यही कविता की केंद्रीय संवेदना और स्थायी महत्ता है। प्रश्न 100 ऊपर नाएं। राम की शक्ति पूजा में जिस शक्ति की मौलिक कल्पना की गई है, उसमें मौलिकता क्या है? वो रावण की शक्ति कल्पना से किस प्रकार भिन्न है? विचार कीजिए। उत्तर 1 राम की शक्ति पूजा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने शक्ति की परंपरागत अवधारणा को नए और आधुनिक अर्थों में प्रस्तुत किया है। यही इसकी सबसे बड़ी मौलिकता है। 2 सामान्यतः शक्ति को बाहरी बल, सामर्थ्य और विजय के साधन के रूप में देखा जाता था, किंतु निराला ने शक्ति को आत्मबल, नैतिकता, साधना और आंतरिक ऊर्जा के रूप में व्याख्यायित किया। शक्ति का केंद्र बाह्य से आंतरिक हो जाता है। 3 राम की शक्ति कल्पना में विनम्रता, आत्मसंघर्ष, साधना और नैतिकता का समन्वय है। ये शक्ति मानवता और धर्म से जुड़ी हुई है। 4 राम युद्ध से पूर्व आत्मसंदेह और पीड़ा से गुजरते हैं, परंतु शक्ति आराधना के माध्यम से वे अपने भीतर नई ऊर्जा और विश्वास प्राप्त करते हैं। शक्ति आत्म जागरण का माध्यम बनती है। 5 ये शक्ति केवल युद्ध जीतने के नहीं, बल्कि न्याय, सत्य और मानव मूल्यों की रक्षा के लिए प्रयुक्त होती है। नैतिक उद्देश्य इसकी आधारशिला है। 6 इसके विपरीत रावण की शक्ति कल्पना अहंकार, वैभव, भौतिक सामर्थ्य और दमन पर आधारित है। उसकी शक्ति बाहरी और स्वार्थपूर्ण है। 7 रावण की शक्ति में करुणा, आत्मसंयम और नैतिकता का अभाव है, जबकि राम की शक्ति आत्मानुशासन और लोकमंगल से जुड़ी हुई है। दोनों की शक्ति दृष्टि मूलतः भिन्न है। 8 राम की शक्ति संघर्षशील मनुष्य को आत्मबल और नैतिक विजय का संदेश देती है, जबकि रावण की शक्ति केवल प्रभुत्व और अधिकार की प्रतीक बनती है। एक सृजनात्मक है, दूसरी विनाशकारी। 9 निराला की मौलिकता इस बात में भी है कि उन्होंने शक्ति को देवी पूजा तक सीमित न रखकर आधुनिक मनुष्य की मानसिक और सामाजिक शक्ति के रूप में रूपांतरित किया। यह आधुनिक चेतना से जुड़ी शक्ति है। 10 इस प्रकार राम की शक्ति पूजा में शक्ति की मौलिक कल्पना नैतिकता, आत्मबल, संघर्ष और मानवता पर आधारित है, जो रावण की बाहरी, अहंकारी और दमनकारी शक्ति से पूरी तरह भिन्न है। यही कविता का केंद्रीय और आधुनिक संदेश है। प्रश्न 142 राम की शक्ति पूजा अपने ढंग से स्वाधीनता संग्राम की ही कथा है। कविता के विभिन्न चरित्रों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि ये स्वतंत्रता संघर्ष से किस प्रकार जुड़ी हुई है। उत्तर 1 राम की शक्ति पूजा को केवल पौराणिक कथा के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है। ये संघर्ष और मुक्ति की आधुनिक कविता है। 2 कविता में राम अन्याय और दमन के विरुद्ध संघर्षरत शक्ति के प्रतीक हैं। वे संघर्षशील भारतीय जनता और राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 राम का आत्मसंघर्ष, निराशा और पुनः शक्ति संचय उस भारतीय समाज की स्थिति को व्यक्त करता है जो अंग्रेजी दास्ता से जूझ रहा था। पराधीनता के बीच आत्मबल की खोज दिखाई देती है। 4 सीता यहाँ केवल पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि पराधीन भारत माता और उसकी अस्मिता का प्रतीक मानी जा सकती हैं। उनकी मुक्ति राष्ट्रीय मुक्ति का संकेत बन जाती है। 5 रावण साम्राज्यवादी, दमनकारी और अन्यायी शक्ति का प्रतीक है, जिसे अंग्रेजी शासन से जोड़कर देखा जा सकता है। वो शोषण और अत्याचार की सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। 6 शक्ति पूजा का प्रसंग ये स्पष्ट करता है कि केवल बाहरी संघर्ष पर्याप्त नहीं, बल्कि आत्मबल, संगठन और नैतिक शक्ति के बिना विजय संभव नहीं। ये स्वाधीनता आंदोलन की मानसिक तैयारी का प्रतीक है। 7 राम का शक्ति साधना के बाद पुनः संघर्ष के लिए तैयार होना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जिजीविषा और पुनर्जागरण की चेतना को व्यक्त करता है। पराजय के बीच भी संघर्ष जारी रहता है। 8 कविता में निराशा से आशा, दुर्बलता से शक्ति और पराधीनता से मुक्ति की ओर जो यात्रा दिखाई देती है, वो स्वतंत्रता संग्राम की ही मानसिक और सांस्कृतिक यात्रा है। ये राष्ट्रीय चेतना का काव्यात्मक रूप है। नान निराला ने पौराणिक कथा को आधुनिक राष्ट्रीय संदर्भ से जोड़कर उसे नई अर्थवत्ता प्रदान की। इतिहास और वर्तमान का सृजनात्मक समन्वय हुआ है। 10 इस प्रकार राम की शक्ति पूजा अपने प्रतीकों, चरित्रों और संघर्ष चेतना के माध्यम से भारतीय स्वाधीनता संग्राम की कथा बन जाती है, जहां राम संघर्षशील राष्ट्र, सीता पराधीन भारत और रावण दमनकारी सत्ता के प्रतीक रूप में उभरते हैं।
ये राष्ट्रीय मुक्ति और आत्मशक्ति का महान काव्य है। प्रश्न 145 दी। राम की शक्ति पूजा धर्म अधर्म, सत्य असत्य तथा राम तत्व और रावण तत्व के सर्वकालिक संघर्ष की गाथा है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर 1। राम की शक्ति पूजा केवल पौराणिक कथा का पुनर्कथन नहीं है, बल्कि मानव जीवन में निरंतर चलने वाले धर्म अधर्म और सत्य असत्य के संघर्ष का प्रतीकात्मक चित्रण है। ये सार्वकालिक मानवीय संघर्ष की कविता है। 2। कविता में राम केवल एक धार्मिक पात्र नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, मर्यादा और मानवता के प्रतीक है। राम तत्व नैतिक और मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। 3। इसके विपरीत रावण अहंकार, अन्याय, दमन और अनैतिक शक्ति का प्रतीक बनकर सामने आता है। रावण तत्व विनाशकारी और स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। 4। यह संघर्ष केवल युद्ध का संघर्ष नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष है। बाहरी युद्ध के पीछे आंतरिक और मूल्यगत संघर्ष छिपा है। 5। राम की शक्ति साधना इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि धर्म और सत्य के विजय के लिए आत्मबल, संयम और नैतिक शक्ति आवश्यक है। सत्य की विजय केवल बाहरी बल से नहीं होती। 6। रावण के पास बाहरी शक्ति और वैभव है, परंतु उसके भीतर नए कदे आधार का अभाव है। इसलिए उसकी शक्ति अंततः विनाशकारी सिद्ध होती है। अधर्म की शक्ति स्थायी नहीं होती। 7। राम का संशय, पीड़ा और संघर्ष आधुनिक मनुष्य के भीतर चलने वाले नैतिक द्वंद्व का भी प्रतीक है। हर युग में मनुष्य राम तत्व और रावण तत्व के बीच संघर्ष करता है। 8। कविता ये संदेश देती है कि सत्य और धर्म की विजय कठिन संघर्ष के बाद ही संभव होती है। विजय आत्मबल और नैतिकता से प्राप्त होती है। 9। निराला ने पौराणिक कथा को आधुनिक जीवन दृष्टि से जोड़कर इसे सार्वकालिक अर्थ प्रदान किया है। राम और रावण केवल पात्र नहीं, शाश्वत प्रवृत्तियां बन जाते हैं। 10। इस प्रकार राम की शक्ति पूजा धर्म अधर्म, सत्य असत्य तथा राम तत्व और रावण तत्व के अनंत संघर्ष की गाथा है, जो हर युग में मानवता के नैतिक संघर्ष और विजय की प्रेरणा देती है। यही कविता की सार्वकालिक महत्ता है। प्रश्न 159। राम की शक्ति पूजा की मौलिकता यही है कि ईश्वर राम आधुनिक मनुष्य में रूपांतरित हो गए हैं। व्याख्या कीजिए। उत्तर 1। राम की शक्ति पूजा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पौराणिक और दिव्य राम को मानवीय संवेदनाओं से युक्त आधुनिक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। यही कविता की सबसे बड़ी मौलिकता है। 2। पारंपरिक राम काव्य में राम सर्वशक्तिमान, आदर्श और ईश्वर तुल्य नायक के रूप में चित्रित होते हैं, परंतु निराला के राम संशय, पीड़ा, असफलता और मानसिक संघर्ष से गुजरते हैं। वे अलौकिक नहीं, मानवीय बन जाते हैं। 3। युद्ध से पूर्व राम का निराश होना, आत्मविश्वास खोना और शक्ति साधना करना ये दर्शाता है कि वे आधुनिक संघर्षशील मनुष्य की तरह संकटों से जूझ रहे हैं। उनके भीतर मानवीय दुर्बलता मौजूद है। 4। राम की शक्ति पूजा इस बात का प्रतीक है कि आधुनिक मनुष्य को भी संघर्ष के समय अपने भीतर नई ऊर्जा और आत्मबल खोजने की आवश्यकता होती है। राम आधुनिक आत्मसंघर्ष का प्रतीक बन जाते हैं। 5। निराला ने राम को भाग्य या चमत्कार पर निर्भर देवता के रूप में नहीं, बल्कि संघर्ष और साधना के माध्यम से विजय प्राप्त करने वाले मानव के रूप में चित्रित किया। ये आधुनिक मानवतावादी दृष्टि है। 6। कविता में राम का करुण, संवेदनशील और द्वंद्वग्रस्त व्यक्तित्व आधुनिक मनुष्य के मानसिक संकट और अस्तित्वगत पीड़ा को व्यक्त करता है। वे हमारे समय के मनुष्य के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। 7। यही कारण है कि कविता का केंद्र ईश्वरत्व नहीं, बल्कि मनुष्य की जिजीविषा, आत्मबल और संघर्षशीलता बन जाता है। राम मानव चेतना के प्रतीक में बदल जाते हैं। 8। इस रूपांतरण के माध्यम से निराला ने पौराणिक कथा को आधुनिक युग की समस्याओं और संवेदनाओं से जोड़ दिया। पुराण आधुनिक जीवन का रूपक बन जाता है। 9। इसलिए कहा जाता है कि राम की शक्ति पूजा की मौलिकता इस बात में है कि यहाँ राम पूजनीय देवता कम और संघर्षरत आधुनिक मनुष्य अधिक हैं। दिव्यता मानवता में रूपांतरित हो जाती है। 10। इस प्रकार निराला ने राम को मानवीय संवेदना, आत्मसंघर्ष और शक्ति साधना से जोड़कर उन्हें आधुनिक युग का जीवंत प्रतीक बना दिया है। यही कविता की आधुनिकता और स्थायी महत्ता का आधार है। प्रश्न 145। वह एक और मन रहा राम का, जो ना था। क्या ये राम की शक्ति पूजा में राम का केंद्रीय संवेदना है? विचार कीजिए। उत्तर 1। राम की शक्ति पूजा की ये पंक्ति, वह एक और मन रहा राम का जो ना था, कविता की अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुचर्चित पंक्ति है। ये राम के भीतर उपस्थित उस अतिरिक्त चेतना, शक्ति और आत्मबल की ओर संकेत करती है, जो संकट की घड़ी में जागृत होती है। यहीं से कविता की गहरी संवेदना उद्घाटित होती है। 2। कविता में राम युद्ध से पहले निराशा, असफलता और आत्मसंशय से गुजरते हैं। वे साधारण मनुष्य की तरह मानसिक संघर्ष का अनुभव करते हैं। 3। ऐसी स्थिति में उनके भीतर एक दूसरा मन जागृत होता है, जो उन्हें दुर्बलता से बाहर निकालकर संघर्ष और शक्ति साधना की ओर प्रेरित करता है। ये आत्मबल और जिजीविषा का प्रतीक है।
4. ये दूसरा मन वास्तव में मनुष्य के भीतर छिपी हुई अदम्य शक्ति, नैतिक साहस और संघर्षशील चेतना का प्रतीक माना जा सकता है। मनुष्य संकट में अपनी नई शक्ति पहचानता है। 5. कविता की केंद्रीय संवेदना भी यही है कि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में टूटता नहीं, बल्कि अपने भीतर नई शक्ति खोजकर पुनः संघर्ष करता है। पराजय से शक्ति की ओर यात्रा इसका मूल स्वर है। 6. इस पंक्ति के माध्यम से निराला ने राम को ईश्वर नहीं, बल्कि संघर्षशील आधुनिक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। आधुनिक मानवतावादी दृष्टि स्पष्ट होती है। 7. राष्ट्रीय संदर्भ में यह दूसरा मन पराधीन भारत की आत्म जागृति और स्वतंत्रता संघर्ष की चेतना का भी प्रतीक बन जाता है। निराशा के बीच संघर्ष की ऊर्जा उत्पन्न होती है। 8. हालांकि कविता में सीता मुक्ति, शक्ति आराधना, धर्म अधर्म का संघर्ष और राष्ट्रीय चेतना जैसे अन्य आयाम भी उपस्थित हैं, फिर भी इन सबका केंद्र अंततः मनुष्य की आंतरिक शक्ति और पुनर्जागरण ही है। ये पंक्ति कविता की आत्मा को व्यक्त करती है। 9. इसलिए ये कहना उचित होगा कि वो एक और मन रहा राम का, जो न था राम की शक्ति पूजा की केंद्रीय संवेदना को अत्यंत सारगर्भित ढंग से अभिव्यक्त करती है। ये आत्मसंघर्ष से आत्मशक्ति की प्राप्ति का सूत्र है। 10. इस प्रकार ये पंक्ति आधुनिक मनुष्य की संघर्षशील चेतना, आत्मबल और जिजीविषा की प्रतीक बनकर पूरी कविता की मूल संवेदना को केंद्रित कर देती है। यही इसकी स्थायी और सार्वकालिक महत्ता है। प्रश्न 46 नम. धिक् का जीवन को जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति के आधार पर राम की शक्ति पूजा की तुलनात्मक संरचना पर प्रकाश डालिए। उत्तर 1. राम की शक्ति पूजा में धिक् का जीवन को जो पाता ही आया विरोध पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरी कविता की संघर्ष चेतना और उसके द्वंद्वात्मक ढांचे को व्यक्त करती है। ये कविता के केंद्रीय संभाव का उद्घाटन करती है। तो इस पंक्ति में राम अपने जीवन के निरंतर संघर्ष, विरोध और असफलताओं की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। जीवन संघर्षमय और प्रतिकूलताओं से घिरा हुआ दिखाई देता है। 3. कविता की संरचना मूलतः विरोधी तत्वों के तुलनात्मक और द्वंद्वात्मक संगठन पर आधारित है। पूरी कविता संघर्षरत शक्तियों के टकराव से निर्मित होती है। 4. राम और रावण का संघर्ष केवल दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं, बल्कि धर्म अधर्म, सत्य असत्य और मानवता अहंकार का संघर्ष है। दो जीवन दृष्टियों का टकराव सामने आता है। 5. राम की करुणा, विनम्रता और आत्मसंघर्ष की तुलना रावण के अहंकार, बाहरी शक्ति और दमनकारी प्रवृत्ति से की गई है। नैतिक शक्ति बनाम भौतिक शक्ति का द्वंद्व उपस्थित है। 6. कविता में दुर्बलता और शक्ति, निराशा और आशा, पराजय और विजय, इन विरोधी स्थितियों का निरंतर सामंजस्य और संघर्ष दिखाई देता है। यही इसकी तुलनात्मक संरचना का आधार है। 7. राम का मानसिक संकट आधुनिक मनुष्य के संघर्ष का प्रतीक है, जबकि शक्ति पूजा के बाद उनका पुनर्जागरण आत्मबल और विजय चेतना को व्यक्त करता है। अंधकार से प्रकाश की ओर गति दिखाई देती है। 8. इस पंक्ति के माध्यम से निराला अपने निजी जीवन संघर्ष और व्यापक मानवीय संघर्ष दोनों को जोड़ देते हैं। व्यक्तिगत अनुभव सार्वभौमिक संवेदना में बदल जाता है। 9. कविता की संरचना में करुण और वीर रस, आत्मसंघर्ष और विजय चेतना, व्यक्तिगत पीड़ा और राष्ट्रीय मुक्ति, इन सभी का द्वंद्वात्मक समन्वय है। विरोध ही कविता की ऊर्जा बन जाता है। 10. इस प्रकार धिक् का जीवन को जो पाता ही आया विरोध पंक्ति राम की शक्ति पूजा की तुलनात्मक और द्वंद्वात्मक संरचना का केंद्रीय सूत्र है, जिसके माध्यम से निराला ने जीवन को निरंतर संघर्ष और आत्मबल की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। विरोध ही यहाँ शक्ति और विजय का आधार बन जाता है। प्रश्न 47. राम की शक्ति पूजा की वस्तु संरचना पर नाती दीर्घ निबंध लिखिए। उत्तर 1. राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रतिनिधि लंबी कविता है, जिसकी वस्तु संरचना अत्यंत सुसंगठित, प्रतीकात्मक और नाटकीय है। इसमें पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन संघर्ष को व्यक्त किया गया है। 2. कविता का आधार राम रावण युद्ध से पूर्व का वो प्रसंग है जब राम युद्ध में सफलता को लेकर चिंतित और निराश दिखाई देते हैं। यहीं से कथा का तनाव आरंभ होता है। 3. प्रारंभ में युद्ध की कठिन परिस्थिति, रावण की प्रबल शक्ति और राम की मानसिक व्यथा का चित्रण किया गया है। कविता का वातावरण करुण और संघर्षपूर्ण बनता है। 4. इसके बाद राम के आत्मसंघर्ष और निराशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है। राम यहाँ देवता नहीं, बल्कि संघर्षशील मानव के रूप में सामने आते हैं। 5. जाम्बवान द्वारा शक्ति पूजा का सुझाव कविता की संरचना में निर्णायक मोड़ उत्पन्न करता है। यहीं से निराशा से आशा की ओर गति शुरू होती है। 6. शक्ति साधना और पूजा का प्रसंग कविता का केंद्रीय भाग है, जहां आत्मबल, साधना और नैतिक शक्ति की स्थापना की गई है। कविता का दार्शनिक और प्रतीकात्मक अर्थ यहीं विकसित होता है। अंतिम चरण में राम के भीतर नई शक्ति और आत्मविश्वास का जागरण होता है। पराजय की आशंका विजय विश्वास में बदल जाती है। 8. पूरी कविता की संरचना विरोधी तत्वों के द्वंद्व पर आधारित है।
राम और रावण, दुर्बलता और शक्ति, निराशा और आशा, अधर्म और धर्म, यही इसकी नाटकीयता और प्रभाव का आधार है। 9. वस्तु संरचना में पौराणिक कथा और आधुनिक जीवन बोध का समन्वय दिखाई देता है। कथा ऐतिहासिक होते हुए भी आधुनिक संवेदना से जुड़ जाती है। 10. कविता की संरचना क्रमिक विकास वाली है, जहां मानसिक संकट से आत्मशक्ति और विजय चेतना की ओर यात्रा दिखाई देती है। ये संघर्ष से समाधान तक की रचनात्मक गति है। इरा, इस प्रकार राम की शक्ति पूजा की वस्तु संरचना अत्यंत संगठित, प्रतीकात्मक और नाटकीय है, जिसमें पौराणिक प्रसंग के माध्यम से आधुनिक मनुष्य के आत्मसंघर्ष, शक्ति साधना और विजय चेतना को प्रभावशाली रूप में व्यक्त किया गया है। यही इसकी कलात्मक शक्ति और स्थायी महत्ता का आधार है। प्रश्न 48। राम की शक्ति पूजा महाकाव्यात्मक आदर्शों से संपन्न लंबी प्रबंधात्मक कविता है। विचार कीजिए। उत्तर 1। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध लंबी कविता है, जिसे हिंदी की श्रेष्ठ प्रबंधात्मक कविताओं में गिना जाता है। इसमें महाकाव्यात्मक गरिमा और आधुनिक संवेदना का अद्भुत समन्वय है। 2. कविता का आधार राम रावण युद्ध का पौराणिक प्रसंग है, जो अपने आप में महाकाव्यात्मक महत्व रखता है। विषय वस्तु व्यापक और उदात्त है। 3. इसमें नायक राम केवल व्यक्तिगत पात्र नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और मानवता के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित हुए हैं। नायक का चरित्र महाकाव्यात्मक आदर्शों से युक्त है। 4. कविता में संघर्ष का स्वरूप भी व्यापक है। ये केवल युद्ध का संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म अधर्म, सत्य असत्य और मानवता बायकार का संघर्ष बन जाता है। संघर्ष सार्वकालिक और मूल्यपरक है। 5. महाकाव्य की तरह इसमें वीरता, करुणा, उदात्तता और राष्ट्रीय चेतना का समन्वय मिलता है। भावों का विस्तार और गंभीरता दोनों उपस्थित हैं। 6. प्रबंधात्मकता की दृष्टि से कविता में घटनाओं का क्रमबद्ध विकास मिलता है। कथानक आरंभ, संकट, संघर्ष और समाधान की स्पष्ट संरचना में विकसित होता है। 7. राम की निराशा से शक्ति साधना और फिर विजय विश्वास तक की यात्रा कविता को नाटकीय और संगठित रूप प्रदान करती है। कथा में गतिशीलता और विकास है। 8. भाषा शैली अत्यंत ओजपूर्ण, प्रतीकात्मक और काव्यात्मक है, जो कविता को महाकाव्यात्मक ऊंचाई प्रदान करती है। शब्दों में शक्ति और गरिमा का अद्भुत प्रभाव है। 9. यद्यपि ये पारंपरिक महाकाव्य की तरह विस्तृत नहीं है, फिर भी इसमें महाकाव्य के आवश्यक गुण, उदात्त नायक, व्यापक संघर्ष, राष्ट्रीय चेतना और मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा स्पष्ट रूप से उपस्थित हैं। ये आधुनिक युग की संक्षिप्त महाकाव्यात्मक कविता है। 10. आधुनिक दृष्टि से इसमें मनोवैज्ञानिक गहराई और आत्मसंघर्ष भी जुड़ जाता है, जो इसे पारंपरिक महाकाव्य से अलग नई अर्थवत्ता प्रदान करता है। महाकाव्यात्मकता और आधुनिकता का समन्वय इसकी विशेषता है। 1. वॉट इज एक्सलेंट फैक्टरली महाकाव्यात्मक आदर्शों से संपन्न लंबी प्रबंधात्मक कविता है, जिसमें पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक मनुष्य की शक्ति चेतना, संघर्ष और विजय की महान गाथा प्रस्तुत की गई है। ये हिंदी की सर्वश्रेष्ठ आधुनिक प्रबंध कविताओं में से एक है। प्रश्न 49। राम की शक्ति पूजा पौराणिक प्रतीकात्मक ढांचे में रची हुई कविता है और इसकी विशेषता ये है कि इसका हर प्रतीक कई स्तरों पर खुलता है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर 1। राम की शक्ति पूजा की सबसे बड़ी विशेषता इसका पौराणिक और प्रतीकात्मक ढांचा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम रावण युद्ध के पौराणिक प्रसंग को लेकर उसमें आधुनिक जीवन संघर्ष, राष्ट्रीय चेतना और मानवीय द्वंद्व को व्यक्त किया है। यही इसकी बहुस्तरीयता का आधार है। 2. कविता में राम केवल धार्मिक पात्र नहीं हैं, वे संघर्षशील आधुनिक मनुष्य, नैतिक चेतना और आत्मबल के प्रतीक बन जाते हैं। राम का प्रतीक कई स्तरों पर अर्थ देता है। 3. रावण केवल पौराणिक खलनायक नहीं, बल्कि अहंकार, अन्याय, दमनकारी, सत्ता और विनाशकारी प्रवृत्तियों का प्रतीक है। वो हर युग की शोषक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। 4. सीता का प्रतीक भी बहुस्तरीय है। वे एक ओर राम की पत्नी हैं, दूसरी ओर पराधीन भारत माता, नारी अस्मिता और मानवीय गरिमा का प्रतीक बन जाती हैं। उनकी मुक्ति व्यापक अर्थ ग्रहण कर लेती है। 5. शक्ति पूजा का प्रसंग धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं, बल्कि आत्मबल, नैतिक ऊर्जा और आंतरिक जागरण का प्रतीक है। शक्ति यहाँ आधुनिक चेतना का रूप ले लेती है। 6. युद्ध बाहरी संघर्ष के साथ साथ मनुष्य के भीतर चलने वाले मानसिक और नैतिक संघर्ष का भी प्रतीक है। बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर अर्थ खुलते हैं। 7 नंबर। राम का संशय और आत्मसंघर्ष आधुनिक मनुष्य के अस्तित्वगत संकट और मानसिक द्वंद्व का प्रतीक बन जाता है। ये कविता को आधुनिक अर्थवत्ता प्रदान करता है। 8. राष्ट्रीय स्तर पर पूरी कविता भारतीय स्वाधीनता संग्राम की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति बन जाती है, जहां राम संघर्षशील राष्ट्र और रावण साम्राज्यवादी सत्ता का प्रतीक दिखाई देते हैं। पौराणिक कथा आधुनिक राजनीति से जुड़ जाती है। 9. यही कारण है कि कविता का प्रत्येक प्रतीक एक साथ धार्मिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और राष्ट्रीय अर्थ प्रदान करता है। अर्थ के अनेक स्तर इसकी कलात्मक शक्ति हैं। 10. इस प्रकार राम की शक्ति पूजा का पौराणिक प्रतीकात्मक संचा अत्यंत बहुआयामी है, जिसमें प्रत्येक प्रतीक समय,
समाज और मानव जीवन के विभिन्न संदर्भों में नए अर्थ खोलता है। यही इसकी आधुनिकता, गहराई और स्थायी महत्ता का आधार है। प्रश्न 40 बियर। राम की शक्ति पूजा कविता के कलेवर में अद्भुत नाभिकीय सिद्धि है। दाता राम, डॉक्टर निर्मल जैन के इस मत से आप कहाँ तक सहमत हैं? चर्चा कीजिए। उत्तर 1। राम की शक्ति पूजा हिंदी की अत्यंत महत्वपूर्ण लंबी कविता है। निर्मल जैन तथा दाता राम का ये मत कि इसमें अद्भुत नाभिकीय सिद्धि है, कविता की सघनता, ऊर्जा और बहुस्तरीय संरचना की ओर संकेत करता है। छोटे कलेवर में व्यापक अर्थ संसार समाहित है। 2। नाभिकीय सिद्धि का आशय ये है कि कविता का प्रत्येक अंश ऊर्जा और अर्थ से भरा हुआ है, जैसे नाभिक में अपार शक्ति संचित रहती है। कविता का कोई भी भाग अनावश्यक नहीं है। 3। यद्यपि कविता आकार में बहुत विस्तृत नहीं है, फिर भी उसमें महाकाव्यात्मक गरिमा, राष्ट्रीय चेतना, आत्मसंघर्ष, दार्शनिकता और मानवीय संवेदना का व्यापक संसार उपस्थित है। संक्षिप्तता में विराटता इसकी विशेषता है। 4। राम, रावण, सीता और शक्ति जैसे प्रतीक अनेक स्तरों पर खुलते हैं और धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा मनोवैज्ञानिक अर्थ प्रदान करते हैं। प्रतीकों की बहुस्तरीयता कविता को गहन बनाती है। 5। कविता का प्रत्येक प्रसंग, राम का संशय, शक्ति पूजा, संघर्ष और आत्मबल केंद्रीय संवेदना से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। संरचना अत्यंत सघन और संगठित है। 6। निराला ने पौराणिक कथा को आधुनिक मनुष्य के संकट और राष्ट्रीय संघर्ष से जोड़कर उसे नई अर्थवत्ता प्रदान की। कविता का प्रभाव सीमित प्रसंग से बहुत आगे तक फैलता है। 7। भाषा शैली में ओज, संगीत, नाटकीयता और प्रतीकात्मकता का अद्भुत संतुलन है। शब्दों में संकेंद्रित ऊर्जा दिखाई देती है। 8। इस कविता में करुणा, वीरता, संघर्ष, आत्मबल और आध्यात्मिकता सभी तत्व एक साथ उपस्थित हैं। फिर भी कविता कहीं बिखरती नहीं। ये उसकी कलात्मक सफलता है। 9। इसलिए निर्मल जैन और दाता राम का ये मत काफी हद तक उचित और स्वीकार्य प्रतीत होता है कि राम की शक्ति पूजा छोटे कलेवर में अत्यंत व्यापक और शक्तिशाली संवेदना को समेटने वाली कविता है। ये नाभिकीय ऊर्जा की तरह केंद्रित और प्रभावशाली रचना है। 10। इस प्रकार राम की शक्ति पूजा अपनी सघन संरचना, बहुस्तरीय प्रतीकों, महाकाव्यात्मक चेतना और संकेंद्रित कलात्मक ऊर्जा के कारण अद्भुत नाभिकीय सिद्धि वाली कविता सिद्ध होती है। यही इसकी विशिष्टता और स्थायी महत्ता का आधार है।